तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट से पहले जो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है कि कुछ जो मैंने आपको डिग्रीज बताई थी ये आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट आप समझ सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जाके, फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख के। इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसके अंदर डिग्रीज जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, कौन सी होती हैं। तो पहला जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया हुआ है वो है परफेक्ट इलास्टिक के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस अगर थोड़ा भी चेंज होता है प्राइस के अंदर तो इलास्टिसिटी जो होती है, जो मांग होती है, क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो उसके अंदर अनंत परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो क्या होती है इन्फिनिटी तरीके से बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो हमारा है इसके अंदर क्या क्या था कि प्राइस क्या है कि कम हो या ज़्यादा हो जाए, इलास्टिसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये क्या होता है, हमारा इलास्टिसिटी सेम रहती है जैसे कि दिखाया गया, प्राइस P0 P1 P2 तक जाती है, लेकिन इलास्टिसिटी एज इट इज़ बनी रहती है, जितनी क्वांटिटी इसमें पहले बनी हुई है उतनी ही बनी रहती है। तो इलास्टिसिटी इसके अंदर क्या होती है, इज इक्वल टू जीरो। पहले में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड के अंदर क्या होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन हो जाता है। तो सेम जो चेंज होता है, सेम इक्वल जो चेंज होता है, इक्वल चेंज होने के कारण जो इलास्टिसिटी निकल के आती है वो इज इक्वल टू 1 निकल के आती है, और इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ के अंदर क्या है कि प्राइस में जित थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मतलब प्राइस में जितना परिवर्तन होता है उससे ज़्यादा परिवर्तन क्या होता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन है लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो है वो ज़्यादा परिवर्तन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है, क्योंकि मांगी गई मात्रा के अंदर ज़्यादा परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये होता है हमारा मोर इलास्टिक। फिफ्थ ग्राफ के अंदर देखेंगे कि जितना प्राइस में चेंज होता है उससे कम चेंज होता है इलास्टिसिटी, मांगी गई मात्रा के अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कम परिवर्तन है प्राइस के कंपैरिजन में, तो ये हमारा इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या रहती है हमारी, लेस देन 1। तो ये कुछ जो डिग्रीज थी इसका आप फर्स्ट पार्ट में डिटेल से भी आप देख सकते हैं। वीडियो जो है आपको इसमें मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर हम देखते हैं वो क्या है कि अगर हमारा जो डिमांड कर्व है आयताकार अति परवलय हो, या फिर इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो इलास्टिसिटी कैसी रहती है। तो क्या है कि पहले देख लेते हैं इसको। अगर कोई मांग वक्र आयताकार अति परवलय या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस वक्र की मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या है, इकाई के बराबर मांग की लोच होगी अगर डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से बना हुआ है, आयताकार अति परवलय है। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी, क्योंकि प्राइस लिया हमने वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो अगर डिमांड जो कर्व है वो आयताकार अति परवलय इस तरीके से बना हुआ है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरीके से बना हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगी। तो ये जो अब हमने 5 डिग्रीज की है उनसे नेक्स्ट पार्ट है ये। अगर डिमांड कर्व क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इलास्टिसिटी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो उसमें इलास्टिसिटी कितनी रहती है, इलास्टिसिटी उस टाइम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं इलास्टिसिटी निकालने के लिए। तो पहला जो है कुल व्यय विधि, जिसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। अनुपातिक विधि इसको, या प्रतिशत विधि परसेंटेज मेथड बोलते हैं। तीसरा है हमारा ज्योमेट्री या ग्राफिक या बिंदु विधि, तो इसको ग्राफिक मेथड भी बोला जाता है या पॉइंट मेथड भी बोला जाता है, या ज्योमेट्रिक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं क्या है कि इलास्टिसिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यय विधि कौन सी होती है, एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है। इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल द्वारा किया गया था। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो प्रतिपादन था, एक्सपेंडिचर मेथड को इलास्टिसिटी निकालने के लिए किसने बताया, डॉक्टर मार्शल ने। अब वो इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं हम, तो ये मैंने टेबल बनाई हुई है, टेबल में हम देख सकते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन कैसे 1 होगी, ग्रेटर देन 1 कैसे होगी। तो कीमत क्या है कि जब बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु पर किया गया व्यय क्या हो जाता है, अगर कम हो जाए, कम नीचे की तरफ मैंने एरो लगाया हुआ है, और इसका उल्टा भी, जैसे कि कीमत घटती है तो जो उसका कुल व्यय है वो अगर बढ़ जाए
तो जैसे मैंने दिखाया है, प्राइस यहाँ पे मैंने 2 ली है और क्वांटिटी यहाँ पे अगर 4 है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, 4 है, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, कुल व्यय कितना आएगा एक्सपेंडिचर, 8 के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट में ये 10 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, इलास्टिसिटी डिमांड इकाई से अधिक होगी, इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगी, जब प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांड क्या है 4 है, तो कुल व्यय कितना है 8 है। अब प्राइस क्या हो जाती है, कम हो गई, जैसा कि मैंने लिखा घटती है, तो उसका जो क्वांटिटी क्या है कि बढ़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहती है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या आ जाता है, बढ़ जाता है, पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, तो ये होगा इकाई से अधिक। नेक्स्ट में क्या है कि जब कीमत बढ़ती है या घटती है तो कुल व्यय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्राइस अगर 2 है तो क्वांटिटी डिमांड 4 है, तो इसमें क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर 8 आएगा, 8 के बराबर आएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा 8 के बराबर आएगा। 8 के बराबर आने के बाद क्या है कि नेक्स्ट में क्या है कि अगर प्राइस क्या है कि कम होकर 2 से 1 हो जाती है, और 1 के बाद क्या है कि क्वांटिटी डिमांड 8 हो जाती है, तो भी जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा टोटल वो 8 आएगा, तो दोनों बराबर रहते हैं। इस तरीके का अगर वैल्यू आती है टोटल एक्सपेंडिचर की, तो कीमत के घटने या बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रहती है, इकाई के बराबर रहती है, यूनिटरी इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब कीमत बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, जब कीमत घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाता है। तो जैसे कि देख लेते हैं एग्जांपल, तो प्राइस मान लिया 1 है, क्वांटिटी डिमांड 4 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 4 के बराबर आएगा। उसके बाद क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हो, आपने नोट कर ही लिया होगा, P इंटू क्यू। तो प्राइस जितनी है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 गुना में कितना आ गया, 4 आ गया। दो अगर क्या है कि कीमत बढ़ के 2 हो जाती है, क्वांटिटी जो डिमांड है वो कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग 3 हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे इस पहले के मुकाबले कितना हो गया, 2 बढ़ गया, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसने कहा है कि अगर जो प्राइस है घटती है, कीमत अगर घटती है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर वो घट जाता है, और अगर कीमत बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो हमने बढ़ा हुआ एग्जांपल लिया ये कि कीमत 1 से 2 हुई, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 4 से 6 हो गया। तो ये इसको बोलते हैं इकाई से कम या फिर लेस इलास्टिक, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ED लेस देन 1। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड पार्ट। इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगले पार्ट भी क्या है कि आप चैनल पे देख सकते हैं, डिटेल से समझ सकते हैं।